लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स क्या क्या होते हैं, नॉट मेथड्स, मेरिट्स। सबसे पहला मेरिट है कि जब हम प्री पॉपुलेशन में से कुछ भी लोगों को पिक कर लेंगे रैंडमली बिना सोचे समझे, तो सबको इक्वल चांस मिलेगा पार्टिसिपेट होने का, और हमारा कोई भी पर्सनल बायस नहीं होगा कि किसे सेलेक्ट करना और किसे नहीं करना। देन अगर हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट रन्स ऑन प्रोबेबिलिटी बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दैट देयर इज अ सो कॉल्ड बैग जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं एंड 6 ब्लू बॉल्स हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से कोई 2 बॉल्स निकालें एक साथ, और उन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी रेड कलर की बॉल होने की कितनी होगी चिल्ड्रन? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 2 बॉल्स निकाली जाए तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी चिल्ड्रन? आंसर चिल्ड्रन, 2 बॉल्स एक साथ निकाली जाए, या चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिक हो गया, इजी कर देते हैं। एक बॉल निकाली जाए बच्चों और उस बॉल का कलर रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इट्स 1/12। यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? 1/11, सॉरी नॉट 1/12, 1/11 कैसे आया? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो इस बैग के अंदर हैं, इट्स 5 रेड एंड 6 ब्लू, टोटल 11 बॉल्स हैं, और एक बॉल रेड कलर की हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/11। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ब्लू कलर की बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसका आंसर भी आपका क्या होगा? 1/11। तो अगर आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो हम किसी को भी कोई ज्यादा एडवांटेज या किसी को भी डिसएडवांटेज नहीं देते। एवरी आर्टिकल, एवरी पर्सन, एवरी एलिमेंट बेसिकली हैज equal chances of being selected or neglected. So that's why we say it is based on probability theory. Accuracy can be accessed कैसे? अगर हमारी पॉपुलेशन जिससे हमने सैंपल लिया है चिल्ड्रन वो होमोजीनियस है, और हमने टोटल लोगों का 25% सैंपल लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 25% का रिजल्ट होगा दैट वुड बी द रिजल्ट ऑफ 100%। एंड चौथा पॉइंट, इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। एज द साइज ऑफ रैंडम सैंपल इंक्रीजेस, आप 25% की बजाय अगर 35% लेंगे एक्यूरेसी और ज्यादा होगी, 40% लेंगे एक्यूरेसी और ज्यादा, 60% लेंगे तो एक्यूरेसी और ज्यादा। तो सैंपल जितना बढ़ाते जाएंगे एक्यूरेसी लेवल्स उतने बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, और अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं तो आपने इतना बड़ा सैंपल ले लिया कि लगभग हर तरह का एलिमेंट उसके अंदर चला आएगा। सो प्लीज अपडेट दीज 4 पॉइंट्स क्विकली। I hope so all the merits are well understood children. पक्का? तो झटपट आपने कुछ लोगों को उठा लिया पूरी भीड़ में से, तो कोई बायस नहीं था, आप किसी की तरफ पार्शियल या इम्पार्शियल नहीं थे, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलेक्ट होने की, क्योंकि आपने झटपट सेलेक्ट किया है, किसी को जानबूझ के नहीं कि इसको लेंगे और इसको नहीं लेंगे। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। गॉट इट क्लियर? चलिए, बट इसके बच्चों कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। व्हाट आर द डीमेरिट्स? पहला डीमेरिट्स, अनसुटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग। टेक एन एग्जांपल, टोटल 10,000 लोग हैं, आप इनका सो कॉल्ड आई टेस्ट करना चाहते हैं, और इनकी एज जो है ये 18 से 21 साल है, मतलब ये सारे के सारे आप बोल सकते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और आपको चेक करना है कि इन्होंने जो सो कॉल्ड स्कूल लाइफ में पबजी ज्यादा खेला और सब्जी कम लाए हैं, कॉलेज आते आते इनकी आंखों का बाजा कितना बजा है। आंखें 2 वजह से खराब होती हैं, या तो बहुत ज्यादा लाइट का इफेक्ट उसके ऊपर है, या तो बहुत कम लाइट का इफेक्ट है, ये एक रीजन। और दूसरा रीजन जेनेटिक इश्यूज, कि भाई सो कॉल्ड पेरेंटल था तो बच्चों में भी आ गया, जैसे डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह ये सब चलती है। तो अब अगर 10,000 में आपने सिर्फ बच्चों 10 लोगों को लिया, तो क्या इन 10 लोगों की आई का जो भी डेटा आपको मिलेगा, कैन वी बी हाईली श्योर कि 10,000 लोगों का रिस्पॉन्स वही होगा? नो, बिकॉज 10 इज अ वेरी स्मॉल सैंपल। तो आपको ऐसा सैंपल लेना जो ना बहुत ज्यादा हो, क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। सर 9,000 लोग ले लेते हैं सैंपल में,
तो भाई 9,000 लेना तो पूरे 10 लेके सेंसर का काम खत्म। गॉट इट। तो ना बहुत ज्यादा लोग लें ताकि कॉस्ट बहुत बढ़ जाए, ना बहुत कम लें। तो सर कितने ले लें? चलिए मैं मान लेता हूं 1500 लोग ले लेते हैं। तो ये रफली कितने परसेंट हो गया 10,000 का चलन? 15%। तो 15% लोगों के जो डेटाज आपके पास आए, आप प्री अज्यूम कर सकते हैं कि बाकी पब्लिक का भी डेटा यही होगा। बाकी पब्लिक भी सो कॉल्ड इसी आई प्रॉब्लम से जूझ रही है, उनकी आंखों का नंबर भी यही होगा। सो अनसुटेबल तब होता है व्हेन द सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल। अगर ये कंसिडरेबल है तो कोई भी अनसुटेबिलिटी यहां नहीं होगी। समझ में आ गया? सेकेंड, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैंपल फ्रेम। अब मान लीजिए 18 से 21 में आपने जो 15% बच्चे सेलेक्ट किए वो सब के सब 18 साल वाले ले लिए, तो क्या जरूरी है कि 2 साल में आंखों का नंबर वही रहे, ना बढ़े ना घटे? नॉट नेसेसरली। तो आपको करना क्या है, 500 लोग 18 साल वाली एज के, 500 लोग 19 साल वाली एज के, मतलब 18 से 19, 519 से 20 और बाकी 520 से 21, सब बराबर बराबर काउंटिंग में ले लीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपको ठीक ठाक सारी तरीके के लोग मिल जाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग, सैंपल बनाने के लिए आपको समय बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी। तो आप लिख देते हैं कॉस्टली मेथड। ये चौथा पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट को तोड़ के बनाया गया है। तो जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज होगी तो सैंपल भी बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, उस केस में आपका खर्चा अगेन ज्यादा आ जाएगा। सो कॉपी दीज 4 डीमेरिट चिल्ड्रन। 3 दी थी, एक हमने बनाया। The next in this category is called as restricted random sampling. Take a very simple example. मान लीजिए 10,000 लोग हैं और ये सिटी के 4 एरियाज में रहते हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 एंड एरिया 4। या आप बोल सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो आपने यहां से 5,000, यहां पे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो यहां पे मान लीजिए आपने देखा 3,000, यहां पे और कम लोग रहते हैं तो 2,000, और यहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है तो 1,000। इतने लोग इन पर्टिकुलर एरियाज में रहते हैं। तो फ्रॉम हेयर यू विल बी टेकिंग 500 पीपल, हेयर यू विल बी टेकिंग 300, हेयर यू विल बी टेकिंग 200 एंड फ्रॉम हेयर यू विल बी टेकिंग हाउ मेनी? 100। तो टोटल सैंपल में आप कितने लोग लेके आए चिल्ड्रन? 1000। ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए आपने किया क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग अलग अलग कोनों में शहर के रह रहे हैं बच्चों, इनकी 5, 3, 8, ओ सॉरी, रुकिए इसको चेंज कर देते हैं। पहले वाले को 4,000 मान लेते हैं, तब ठीक हो जाएगा। चलिए पहले वाले को 4,000 मान लिया। तो अब यहाँ पे आपने अलग अलग डिवीजन क्यों किया? बिकॉज ये 4 मोहल्लों में जो लोग रहते हैं बच्चों, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती नहीं है, अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो आपने देखा जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, वहां से सेलेक्ट भी सबसे ज्यादा करेंगे, जहां पे रहते सबसे कम है वहां भी सेलेक्ट सबसे कम करेंगे। तो यू कैन से कि यहाँ के लोगों को सबसे कम लिया गया है, छाट दिया गया है, और यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा लिया गया है। तो यू हैव रेस्ट्रिक्टेड गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी है। क्यों सर किया? तो 4,000 वाले को 400, 3,000 वाले को 300, 2,000 को 200, 1,000 को 100, वो तो एरिया वाइज आपने कर दिया। आपने इसीलिए एरिया वाइज बांटा है क्योंकि सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन तो आपने लगाया ही है बच्चों, यस और नो? दैट्स व्हाई द मेथड इज नेम्ड एज व्हाट? रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। एल्स अगर आप ये एरिया का डिवीजन ना करते और 10,000 में 1,000 लोग लेते, हो सकता है इसके अंदर से 800 चले आते, हो सकता है इसमें से एक भी इंसान ना आता, इसमें 100 ले लेते और इसमें 100, 800 यहां से, 100 यहां से, 100 यहां से, और यहां से एक भी ना आता। तो आपने बोला होता कि हमने पहला वाला मेथड यूज किया, दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड या सिंपल रैंडम। बट यहां पे आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया है। हर मोहल्ले की, हर कॉलोनी की एरिया की टोटल पॉपुलेशन देखिए आपने कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उतना ही प्रपोर्शन ले लिया। तो यू हैव क्रिएटेड रेस्ट्रिक्शंस। So this type of method is called as what children? Restricted random sampling. सबको समझ में आ गई बात? तो आप एग्जाम्पल भी कॉपी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। सो यहाँ पे हम ये वाला मेथड कब अप्लाई करेंगे?
जब हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस ना हो के बच्चों, क्या हो जाएगी? हेट्रोजीनियस। और जहां पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग ट्रू रिप्रेजेंटेशन ना दे, क्योंकि ये 4000 लोग अलग फूड हैबिट्स रखते हैं, ये 3000 लोग अलग फूड हैबिट्स, ये 2000 लोग अलग फूड हैबिट्स रखते हैं, और ये 1000 अलग फूड हैबिट्स। तो जब फूड हैबिट्स अलग अलग है और आपको रिसर्च इनकी फूड हैबिट्स पे करनी है, तो आपका सैंपल भी अलग अलग ही लिया जाएगा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो यहां पे फर्दर क्लासिफाइड मेथड्स हैं: स्ट्रैटिफाइड रैंडम, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज का मतलब पहले आपने 4000 में से 400 लिए, या मान लीजिए 4000 में 2000, 2000 में फिर छाट के 1000, 1000 में छाट के फिर फाइनली 400 पे आप चले आए, तो ये मल्टी स्टेज पे आपको मिलेगा पढ़ने को। तो आप इतना कॉम्पोजिशन नोट कर दीजिए, फिर एक एक करके इस ग्रुप के मेथड्स आपको समझाते हैं। तो बच्चों अब एक एक करके आप इन सारे मेथड्स का मीनिंग पढ़ेंगे पहले, मीनिंग के बाद आप इनके मेरिट्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे, और शायद कुछ मेथड्स में आपको ये भी बता दिया जाए कि इसकी सुटेबिलिटी कहाँ पे होगी। तो मैं इन मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। वापस आएंगे अपने सो कॉल्ड सैम्पलिंग में। चिल्ड्रन, हमने दो कैटेगराइजेशन इसके किए थे, पहला था सिंपल रैंडम और दूसरा था रेस्ट्रिक्टेड रैंडम। सिंपल रैंडम मतलब आप कैसे भी बस उठा लीजिए, लेबर चौराहे पे गए, 20 लोग को पकड़ के ले आए, 200 लोग थे वहां पे, आपने देखा नहीं कौन मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, थोड़ा मरगिल्ला टाइप का लग रहा है, थोड़ा एनर्जेटिक लग रहा है, कुछ नहीं देखा, बस 20 लोग पकड़े और ट्रक में बैठा के ले आए और बोला कॉन्ट्रैक्टर को लो इनसे बालू उठवाओ, ईटा लदवाओ, वगैरह वगैरह। विच टाइप ऑफ मेथड इज दिस? सिंपल रैंडम। बट रेस्ट्रिक्टेड में भाई आपको सीढ़ी भी उठवानी है तो भाई थोड़ा लंबा आदमी चाहिए, आपको ईटा लोड करवाना है तो थोड़ा स्टर्डी टाइप ताकतवर चाहिए। गॉट इट क्लियर? छोटा मोटा अगल बगल पानी नहीं भरने का काम है तो सो कॉल्ड बालू वालू मिक्स करनी है तो थोड़ा स्लिम ट्रिम बॉडी वाला भी चल जाएगा। तो आपने 20 लोगों को सेलेक्ट किया 5-5 की 4 कैटेगरीज के हिसाब से। तो आपने पहले 50 में से 5 ले लिए, दूसरे 50 में से 5, तीसरे 50 में से 5 और चौथे 50 में से 5। दिस इज रेस्ट्रिक्टेड रैंडम। और 200 में से कोई भी 20 ले लिए तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंपल रैंडम। हो सकता है 20 एकदम ही सारे के सारे हट्टे कट्टे मुस्टंडे आ गए हो सकता है 20 एकदम सीखिया पहलवान टाइप स्लिम ट्रिम हो सकता है कि 20 एकदम स्टर्डी बॉडी टाइप हो, कोई भी हो सकते हैं। तो यहां पे आपने कोई भी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, तो सिंपल रैंडम में दोनों बातें क्लियर हो गई थी, लॉटरी वाला मेथड एंड सो कॉल्ड टिपेट्स टेबल। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड रेस्ट्रिक्टेड रैंडम में क्या नजर आ रहा है बच्चों? स्ट्रैटिफाइड। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है, कॉपी में सब लोग लिखेंगे, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। किसका मेरिट डीमेरिट? अभी स्टार्ट तो होने दीजिए, तभी तो मेरिट डीमेरिट लिखेंगे। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम के ही तो 4 मेथड्स हैं, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम के ही 4 मेथड्स हैं। वहां पे फर्दर लॉटरी और टिपेट्स टेबल था, बट दोनों के अलग अलग मेरिट डीमेरिट्स नहीं थे, क्योंकि दोनों लॉटरी की तरह ही चलते थे एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे सब अलग अलग मेथड्स हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स और स्ट्राटा। स्ट्राटा शब्द का मतलब होता है बच्चों व्हाट? स्टेटस। मान लीजिए कि आपकी कॉलोनी में लेट अस से देयर आर 200 होम्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन? 200। आपने इनको कैटेगराइज किया 4 कैटेगरीज में। सर कैसी 4 कैटेगरीज? कितने घरों में 3 फ्लोर्स प्लस का कंस्ट्रक्शन है, कितने घरों में 2 फ्लोर्स प्लस अप टू 3 फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन है, कितने घरों में 1 फ्लोर प्लस अप टू 2 फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन है, और कितने घरों में ग्राउंड फ्लोर ओनली इज कंस्ट्रक्टेड। सर इससे क्या पता लगेगा? इससे साइज ऑफ फैमिली पता लग जाएगी, भाई बड़ा परिवार है तो घर भी बड़ा होगा। इससे पता लग जाएगा एरिया ऑक्यूपाइड कितना है, इससे पता लग जाएगा वो लोग कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में यूज करते हैं, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है उनके घर से। भाई 3 फ्लोर का घर है, हर फ्लोर पे 4-4 कमरे हैं तो 12 कमरे हो गए। एटलीस्ट हर 2 कमरे में भी टीवी लगा है तो कम से कम 6 कमरे में से एक कमरे में भी टीवी लगा है तो 6 टीवी इनके घर में होंगे। जॉइंट फैमिली अगर रह रही है तो भाई किचन एक होगा। न्यूक्लियर फैमिली रह रही है, 3 फ्लोर का घर है मान लीजिए, तो 3 अलग अलग न्यूक्लियर फैमिलीज रह रही होंगी, तीनों के अलग अलग किचन होंगे,
खर्चे का पैटर्न आप जानना चाहते हैं, कमाई का पैटर्न जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको मोहल्ले में एक जनरल मर्चेंट का स्टोर ओपन करना है। अब जनरल मर्चेंट का स्टोर आप क्यों ओपन करना चाहते हैं? ताकि ये जितने लोग आपकी कॉलोनी में रहते हैं बच्चों, ये आपकी दुकान से सामान खरीदें। तो अगर इनका एक्सपेंडिचर पैटर्न आपको पता लग गया तो आप उसके तरीके का स्टॉक ला पाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो अब आपने देखा कि भाई 200 में से 50 घर ये वाले हैं मोहल्ले में, 50 ये वाले, 40 ये वाले और 60 ये वाले। तो आपने 4 कैटेगरीज में इन्हें बांट दिया। इनको आप क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्राटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्राटा। 50 में से आप 8 लोग का इंटरव्यू लेंगे, इन 50 में 8, इन 40 में 6 लोग का, और इन 60 में 3 लोग का आप इंटरव्यू लेंगे। 8 + 8 इज 16 + 6 22 + 3 कितना हो गया? चलो 25। तो 200 में से 25 ऐसे ही चुन लीजिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों। 200 में से ऐसे ही 25 निकाल लीजिए बिना सोचे समझे। दैट इज सिंपल रैंडम। दैट इज सिंपल रैंडम। हो सकता है पूरे के पूरे 25 थर्ड फ्लोर वाले चले आए, हो सकता है पूरे के पूरे 25 वाले चले आए लोग जिनका घर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बना है। तो वो अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, सिंपल रैंडम हो जाएगा। बट यहां पे आपने घर के फ्लोरिंग के हिसाब से कितने फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है पहले डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरीज में, और उसके बाद बच्चों, आई रिपीट, उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि 50 में से 8, 50 में से 8, 40 में से 6 और 60 में से 3। तो यू हैव क्रिएटेड 4 कैटेगरीज। तो स्ट्रैटिफाइड से ही वर्ड आया है स्ट्राटा, और स्ट्राटा शब्द का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? स्टेटस। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो ये मेथड कहां पे सर अप्लाई होगा? सिंपल है, सिंपल है, एकदम सिंपल। हम इंश्योर करते हैं कि अगर हमारा पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, क्या है बच्चों? हेट्रोजीनियस। जैसे यहां पे था, कुछ घर 3 फ्लोर्स एंड प्लस के बने हैं, कुछ 2 फ्लोर्स के हैं, कुछ में 1 फ्लोर और कुछ में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। और जहां पे आपको लगता है कि अगर आपने सिंपल लॉटरी मेथड अप्लाई किया तो एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको डेटा, इसलिए एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप ये काम करते हैं। तो एग्जाम्पल इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। तो एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल अगर आप नहीं लिखेंगे बच्चों तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज थ्योरेटिकली तो हर मेथड में एक ही चीज लिखी है, बट आपको एग्जाम्पल देके इसको समझाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो प्लीज कॉपी दिस एग्जाम्पल चिल्ड्रन। आई होप सो पीपल विल बी एबल टू एक्सप्लेन। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 200 होम्स और हाउसेस इन अ कॉलोनी। For better accuracy, because the population is heterogeneous, we have divided 200 houses into 4 categories. Those houses having 3 floor construction, those houses having 2 floor construction, houses having 1 floor and houses having only ground floor construction were 50, 50, 40 and 16 number. For collecting data on जो भी आपको चाहिए, 8 houses and 8 houses were taken from the first two, 6 from 40 and 3 from 60. So we have categorized them on the basis of their construction status, that is strata. The method is known as a stratified random sampling. समझ में आगे एग्जाम्पल कैसे लिखना एग्जाम में? चलिए, तो बच्चों यहां पे स्ट्रैटिफाइड में आपको 3 बातें नजर आएंगी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। पहला क्या है बच्चों? प्रपोर्शनेट। दूसरा क्या है? डिस्प्रपोर्शनेट। और तीसरा क्या है? ऑप्टिमम। यहां पे टोटल नंबर ऑफ हाउसेस बच्चों कितने लिए थे हमने? 200। ठीक है। यहां लिखा अंडर दिस मैनर सैंपल साइज ऑफ डिफरेंट स्ट्राटा इज फिक्स्ड एट अ सर्टेन परसेंटेज। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल है। हमने हाउसेस को कितनी कैटेगरीज में बांटा है चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, हाउ मेनी कैटेगरीज हैव बीन टेकन चिल्ड्रन? 4। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमने 4 कैटेगरीज में घरों को बांट दिया, सो कॉल्ड 50, 50, 40 और 60। समझ में आई बात बच्चों? इतनी बात समझ में आई? अब हमने पहली कैटेगरी में जो घर लिए, दे वर हाउ मेनी नंबर? 8। दूसरी कैटेगरी से भी कितने लिए? 8। तीसरी कैटेगरी से 6 और आखिरी कैटेगरी से कितने लिए? 3। क्या आपको कोई कॉमन परसेंटेज सब में नजर आ रहा है बच्चों? चिल्ड्रन, क्या कोई कॉमन परसेंटेज नजर आ रहा है? नो। 60 में 3 ले लिए तो 5% हो गया, 40 में 6 ले लिए तो 15% हो गया, 50 में 8 ले लिए
तो कितने परसेंट हो गया ये? लगभग 12.5 के आसपास आएगा, 8/50, हाँ 16% लगभग। तो हमने पहली दो कैटेगरी में 16% वेटेज दिया, इस कैटेगरी में लगभग 15% का वेटेज दिया, और इस कैटेगरी में 5%। तो इसे क्या बोलेंगे आप? डिसप्रपोर्शनेट। बट अगर मैं 50 में 5 ले लेता, यहां पे भी 50 में 5, 40 में 4 और 60 में 6 ले लेते हैं, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रपोर्शनेट। और हमारा वाला जो एग्जाम्पल था चिल्ड्रन, ये क्या बोलता है? डिसप्रपोर्शनेट। समझ में आ गया? अब सर ये ऑप्टिमम नंबर क्या है? साइज ऑफ सैंपल ऑफ डिफरेंट स्टार्टर इज फिक्स्ड, ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट एट मिनिमम कॉस्ट। तो सर ये क्या होगा? ये ना प्रोपोर्शनेट होगा ना डिसप्रोपोर्शनेट होगा। हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे, हम ऐसे ही वैल्यूज ले लेंगे। पहले वाले जहां पे 50 घर थे, इसमें से कम 10 लेंगे, दूसरे वाले 50 में 5, 40 में ले लेंगे 8 और 60 में ले लेंगे 6। तो हमने कोई परसेंटेज नहीं स्पेसिफाई किया, हमने सिर्फ डायरेक्टली नंबर ऑफ हाउसेस ले लिए। वेर एज यहां पे अगर हम बात करें तो डिफरेंट परसेंटेज वॉज देयर, और यहां पे अगर बात करें तो सेम परसेंटेज वॉज देयर। तो डिस्प्रपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट और ऑप्टिमम का मतलब भी समझ में आ गया। तो अगर आप इन्वेस्टिगेटर हैं और एन्यूमरेटर से बोले किसी भी परसेंटेज में पिक कर लो, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिस्प्रपोर्शनेट मैनर। इफ इट इज सेड कि 10% सबका ले लो, इट इज नोन एज प्रपोर्शनेट। और बोला पहले वाली कैटेगरी में 10, दूसरे में 5, तीसरे में 8 और चौथे में 6, इट इज नोन एज व्हाट? ऑप्टिमम नंबर। गॉट इट? तीनों एग्जांपल्स कॉपी कर लीजिए। इसका एक एग्जांपल बच्चों और भी ले सकते हैं प्रपोर्शनेट का। मान लीजिए आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सो कॉल्ड इंस्पेक्टर हैं, जिन्हें सैंपल कलेक्ट करके लैब में भेजना है और अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग डिसाइड होगी राइस की। तो आपने जितना प्रोडक्ट खरीदना है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 10% सैंपल लेके भेजिए हर चीज का। गेहूं है उसका भी 10%, चावल है उसका भी 10%, बाजरा है उसका भी, मेज है उसका भी, ज्वार है उसका भी। तो कौन सा मेथड हो गया? प्रपोर्शनेट। बट गेहूं के लिए बोला गया है कि 10% सैंपल लीजिए, बाजरा का 5% ले लीजिए, ज्वार का 4% ले लीजिए, इट इज डिसप्रपोर्शनेट। बट अगर परसेंटेज ना लेकर सिर्फ और सिर्फ नंबर बता दिया गया, भाई 2 किलो गेहूं भेज देना, आधा किलो बाजरा भेज देना, 6 किलो ज्वार भेज देना, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑप्टिमम नंबर हो जाएगा। हाँ, एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, बट डिस्प्रपोर्शनेट और प्रोपोर्शनेट में देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है? सर्टन परसेंटेज और रेशियो। बट यहां पे आपको सर्टन परसेंटेज और रेशियो लिख के नहीं मिला है, साफ सी बात समझ लीजिएगा। तो ये एग्जैक्ट नंबर बताएगा, वेराज ये दोनों क्या बताएंगे? परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज जो होगा वो कॉमन होगा पूरी पॉपुलेशन पे, सबका 10-10%। यहाँ पे किसी का 10, किसी का 5, किसी का 4। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? जैसे मान लीजिए कोविड की वैक्सीनेशन किसी कंपनी ने बनानी है, तो भाई ये बोला गया कि बूढ़े लोगों में से 25% लोगों का सैंपल लेके आइए जो 60 साल से ऊपर है, 60 से नीचे और 40 से ऊपर कम से कम 5% लोगों का सैंपल लेके आइए, और 40 से नीचे सिर्फ 2% लोगों का सैंपल ले आइए। तो ये क्या हो गया? डिस्प्रपोर्शनेट। या ये बोला गया पूरे मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं 5% सैंपल ले आओ, उम्र से कोई मतलब नहीं है, हर मोहल्ले का 5%, तो वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रपोर्शनेट। और बोला गया किसी मोहल्ले से 10 लोगों का, किसी से 100 लोगों का, किसी से 200 लोगों का, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑप्टिमम मैनर। तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम मैनर में नंबर को जब पॉपुलेशन के साथ आप कंपेयर करें तो वो एक तरह का परसेंटेज डिस्प्रपोर्शनेट का ही बनेगा। ठीक, लिख दीजिए झटपट। लिख दिया सबने? अंशिका जी लिख लिया? चले आगे? चलिए, मेरिट्स क्या होती हैं? आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो और अच्छा हो जाता है, और वो बच्चों अच्छा तब होगा जब आप प्रपोर्शनेट लेंगे। ग्रेटर प्रेसिशन का मतलब आप बोल सकते हैं ग्रेटर एक्यूरेसी। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उनको बड़ी आसानी होती है, और ज्यादा जोग्राफिकल एरिया कलेक्ट हो पाता है, या ज्यादा जोग्राफिकल एरिया बेटर टू से कवर हो पाता है, क्योंकि आपने हर कैटेगरी में से सैंपल लिया है। आई रिपीट, हर कैटेगरी। अगर बोलते कि 200 घर में कोई 25 ले आओ, हो सकता है सिर्फ रिच वाले ही 25 फैमिलीज शामिल हो पाती, बाकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास शामिल हो ही ना पाते।
आपने इन्हें 4 कैटेगरीज में बांट लिया, 3 फ्लोर्स, 2 फ्लोर्स, 1 फ्लोर के 40 थे, एंड सो कॉल्ड ग्राउंड फ्लोर। इन सब में से सो कॉल्ड आप लेंगे सैंपल। समझ में आ गई बात? पक्का? बी क्विक। नेक्स्ट वी कम टू, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सर इतना बढ़िया मेथड था, इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? डिफिकल्ट टू डिटर्मिन द साइज ऑफ स्ट्राटा। सो कॉल्ड 200 घर थे पूरे मोहल्ले में, आपने सबसे पहले एक स्ट्राटा ग्रुप बनाया 50 का, दूसरा ग्रुप 50 का, तीसरा ग्रुप शायद 40 का था, और चौथा ग्रुप कितने का था? 60 का। तो ये जो आपने 50 50 60 40 किया है, कुछ मायनों में सही भी है कि भाई मोहल्ले में टोटल 200 घर थे और 200 घरों को आपने फ्लोर के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। आपने फ्लोर तो देखे, बट कुछ घरों का लेंथ एंड ब्रेथ, लैंड एरिया, ये भी आपको देखना चाहिए था। तो आपने जो घरों का क्लासिफिकेशन किया वो किस बेसिस पे किया था चलन? फ्लोर्स के बेसिस पे। बट सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि इसको फ्लोर के बेसिस पे नहीं करना चाहिए था, किसके बेसिस पे करना चाहिए था? लैंड एरिया के बेसिस पे करना चाहिए था। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन कि हम कैसे स्टेटस डिसाइड करें, फ्लोर के बेसिस पे या लैंड एरिया के बेसिस पे। अच्छा सर लैंड एरिया ले लेते तो अच्छा रहता। चलिए, फिर कुछ लोग बोलते नंबर ऑफ पर्संस लिविंग इन द हाउस। मान लीजिए एक घर है तो 3 फ्लोर का, बट रहने वाले 2 ही लोग हैं उस घर में, तो भाई टेलीविजन सेट एक होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। और कुछ घर हैं 2 फ्लोर के, बट रहने वाले वो 12 लोग हैं, हो सकता है उनके यहाँ 12 बेडरूम हो और टीवी 8 हो उनके यहाँ, तो उनके यहाँ कार्बन एमिशन ज्यादा होगा। तो सम पीपल माइट से कि फ्लोर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करिए, क्लासिफाई करिए। सम पीपल से ऑन द बेसिस ऑफ लैंड एरिया। तीसरी प्रजाति बोलेगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्संस। और एक प्रजाति ये भी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितने किलो वोल्ट एम्पियर का है। जिसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जितना हैवी होगा, उसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मतलब उतने ज्यादा है, और अगर छोटा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कम है। तो एक कैटेगरी ये भी बोलती कि इलेक्ट्रिसिटी यूसेज के बेसिस पे आप कैटेगराइज करिए। तो दिस इज द डिफिकल्टी। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन इज अटमोस्ट केयर। जब भी आप स्टेटस या स्ट्राटा या ग्रुप बनाए, केयर शुड बी टेकन कि आपको रैंडमली इनको नहीं लेना है। आपको ग्रुप बनाते टाइम काफी चीजों का सो कॉल्ड ध्यान देना है। इट इज प्रैक्टिकली एक्सपेंसिव, क्योंकि जब आप सैंपल लेंगे बच्चों, तो आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बेसिस पे इसको डिसाइड करना पड़ेगा, और उस कैटेगरी को बनाने के लिए काफी पढ़े लिखे लोगों से डिस्कशन करना पड़ेगा। तो दिस मेथड बिकम्स वेरी 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 एक्सपेंसिव एज सच। समझ में आ गई बात? तो इसको अपडेट कर लीजिए। अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। एक छोटा सा इसका मैं एग्जांपल देता हूं। एक क्लास में 100 बच्चे हैं चिल्ड्रन, और ऐसी आपके स्कूल में लेटस से 24 क्लासेस हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए स्कूल में? 2400। अगर मैं बोलूं टेक एवरी 20th चाइल्ड फ्रॉम एवरी क्लास, एवरी 20th चाइल्ड, तो मतलब रोल नंबर 20 को लेंगे, फिर रोल नंबर 40 को लेंगे, फिर रोल नंबर 60, फिर रोल नंबर 80, और फिर रोल नंबर 100। हर क्लास से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए बच्चों? हर क्लास से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? 5। और हर 20वां बच्चा लिया गया, हर 20वां बच्चा। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे कहूं कि दैट आपका जो क्लास है वो ऑल्टरनेट डेज चलेगा, तो भाई हर ऑल्टरनेट डे आपको आना, सेम डे नहीं आना। तो ये सिस्टम बना दिया गया है। इज दैट क्लियर? अब स्ट्रैटिफाइड में और सिस्टमैटिक में डिफरेंस समझ में आया? स्ट्रैटिफाइड और सिस्टमैटिक में डिफरेंस समझ में आया? वहां पे तरीका अलग था ग्रुप बनाने का, यहां पे तरीका अलग हो जाएगा। व्हाट इट? आगे का ज्ञान अगले लेक्चर में देंगे आप।